गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे C3 साइकिल के बारे में। उससे थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग एक वीडियो और इस पे अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम लोग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में डिफरेंस, साथ साथ में हम लोग वहाँ पे जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस में भी डिफरेंस करेंगे और साथ साथ में उसका हम लोग चार्ट भी देखेंगे साइक्लिक रिएक्शंस का और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल। तो हम लोग देखेंगे कि जो C3 साइकिल है ये मेजरली हम लोग बताते हैं कि C3 साइकिल जो है हम लोग उसको मेंशन कर रहे हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। हम लोग देखेंगे कि जो डार्क रिएक्शन हम लोग बताते हैं, तो हम लोगों ने पहले ही बताया है कि डार्क रिएक्शंस के अंदर जो होता है लाइट का डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, ATP और NADPH का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। हम लोग क्या करते हैं उसके स्थान पर जो लाइट रिएक्शंस के अंदर ATP और NADPH बना है उसका यूज करते हैं। ठीक है, साथ साथ में मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ बता देता हूँ, आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ ये याद रखने के लिए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस कहाँ होती है। तो हम लोग SDGL एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। S मीन्स होता है स्ट्रोमा, D मीन्स होता है डार्क, G मीन्स होता है ग्रेनम या हम लोग रेफरेंस टू थाइलेकोइड्स, और L मीन्स होती है लाइट, यानी लाइट रिएक्शंस को ग्रेनम में और डार्क रिएक्शंस को स्ट्रोमा में हम लोग मेंशन करते हैं, हम लोग उसकी प्रेजेंस बताते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं डार्क रिएक्शंस को हम लोगों ने CO2 फिक्सेशन भी कहा है। तो क्योंकि डार्क रिएक्शंस में हम लोग अलग अलग साइक्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, C3, C2, C4 और कैम साइकिल की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि जो C3 साइकिल के लिए हम लोग ऐसा बताते हैं कि यदि डे टाइम पे डार्क रिएक्शन में डे टाइम पे कोई 3 कार्बन्स का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम लोग C3 साइकिल बोलेंगे। और यदि 4 कार्बन का बनेगा तो उसे हम लोग C4 बोलेंगे। और यदि नाइट टाइम है उस समय यदि कोई 4 कार्बन का बन रहा है तो उसे हम लोग कैम साइकिल बोलेंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं कि हमें पता होगा कि रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो क्लोरोप्लास्ट के जो लिक्विड पार्ट होता है स्ट्रोमा उसके अंदर प्रेजेंस रहता है, उसी का ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिबुलोज है जिसको हम लोग RUBP यहाँ पे शॉर्ट में कहेंगे, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी रिबुलोज 1,5-बिस फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का है। हम लोग इसके 6 मॉलिक्यूल से लेंगे, टोटल 30 कार्बन्स हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ें साथ में लेके चलेंगे। एक तो कंपाउंड चलता जाएगा आगे आगे जो बनता जाएगा, साथ साथ में एंजाइम भी हम लोग यहाँ यूज करते जाएंगे और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे कार्बन्स नंबर भी याद रखते जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग मेंशन करते जाएंगे। तो उसी से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग RUBP को हम लोग उसके ऊपर एंजाइम यूज करते हैं कि 6 CO2 की प्रेजेंस रहती है और हम लोग साथ में यहाँ पे 6 रुबिस्को, हम लोग देखते हैं रुबिस्को। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है 3PGA। PGA की फुल फॉर्म देखिए तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन का है और इसके हमारे पास में करीब 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 12 मॉलिक्यूल्स इंटू 3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 36 कार्बन। हम लोगों ने लिया 30 कार्बन था लेकिन बन रहा हमारे 36 कार्बन है, क्योंकि 6 कार्बन जो है वो हम लोग CO2 से ले लेते हैं। तो जो हमारा ये 3PGA फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारा प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट रहता है C3 साइकिल का। इसी वजह से इस साइकिल का नाम हम लोग C3 साइकिल बताते हैं। कुछ और यदि C3 साइकिल के पॉइंट देखे जाए तो इसके लिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं केल्विन बेंसन और बेसम साइकिल, हम लोग ऐसे बताते हैं। बुकों में मोस्टली केल्विन और बेंसन का नाम मेंशन किया जाता है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसी को ही हम लोग रेडियोएक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसको हम लोग कहते हैं, तो वो भी हम लोग का इसके लिए मेंशन कर देंगे। हम लोग आगे देखते हैं 3PGA को जैसे ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1,3-बिस PGA में, 3PGA को जैसे ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1,3-बिस PGA में 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 12 ATP यूज कर लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स उतने के उतने ही चलेंगे। 1,3-बिस PGA भी जो है 3 कार्बन्स का है, 12 मॉलिक्यूल्स ही हैं, 36 कार्बन हो गए यहाँ पे भी। तो वो बार बार हम लोग उसको बताते जाएंगे कार्बन भी, तो यहाँ पे टोटल 36 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो 1,3-बिस PGA को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3PGAL में। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं 3PGAL में। तो
तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 3PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में, तो फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड भी 3 कार्बन का है। इसके भी मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे कि 12 मॉलिक्यूल्स रहेंगे इंटू 3 कार्बन इक्वल्स टू 36 कार्बन। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो होता है, एक हम लोग फर्स्ट एंजाइम हम लोगों ने रूबिस को यूज किया है। जब भी हम लोग 1,3-bis-PGA को कन्वर्ट कर देते हैं फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में, तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है एक तो यहाँ पे यूज किया जाएगा 12 NADPH, साथ में यहाँ यूज किया जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, TPDH, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हम लोग इसको मेंशन कर देंगे। तो हम लोग अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम लोग डिवाइडेशंस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो PGAL है, इसकी जो 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, इस PGAL के 12 मॉलिक्यूल्स को हम आसानी से डिवाइड करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा हमारे, हम लोग इसको आराम से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो पता चला कि हम लोग इसको 3PGAL को के 12 मॉलिक्यूल्स को हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स को सीधा का सीधा रख देते हैं। तो ये क्या बन गया यहाँ पे तो सीधा का सीधा आ जाएगा PGAL, और वो भी कितने 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके 5 मॉलिक्यूल्स को, जो इसके 5 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे DHAP में, DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि DHAP भी एक 3 कार्बन का है, और हम लोग देखेंगे मेंशन करेंगे यहाँ पे कि हमने 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं PGAL के, इसको कन्वर्ट किया है DHAP में, तो ये भी एक 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, और ये भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल यहाँ पे भी 15 कार्बन हो जाएगा, यानी कि कार्बन नंबर में चेंजेज नहीं आ रहा है, मोस्टली नहीं आएगा पूरे C3 साइकिल में, कार्बन नंबर में कहीं चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हमने डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट किया, तो हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी DHAP को भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 2 अलग अलग पार्ट में। कन्वर्ट किया हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर देंगे मोस्टली, एक तरफ हम लोग इसके 3 मॉलिक्यूल्स रख लेंगे, दूसरी तरफ हम लोग इसके 2 मॉलिक्यूल्स रख लेंगे। तो अगर हम लोग ऊपर बात करें PGAL की, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड की, तो 12 मॉलिक्यूल्स थे, जिसमें से हम लोगों ने उसके 5 मॉलिक्यूल्स को जो है PGAL को DHAP में चेंज कर दिया। इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमने एज इट इज़ रखे, साथ में इसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स भी इसके एज इट इज़ रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 5 2 7 और 3 8 हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके और मॉलिक्यूल्स हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके 4 मॉलिक्यूल्स और बच रहे हैं। तो हम लोग इसको आराम से देखते जाएंगे, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 2 की जगह 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं करीब करीब हमारे पास में 8, और इसका एक मॉलिक्यूल्स जो रहेगा सीधा सीधा हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल मॉलिक्यूल्स को। तो हम लोग देखते हैं जो PGAL है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं तो सॉरी यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल्स चलिए छोटे, यहाँ मैं पहले ये वाला डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा नंबरिंग में गड़बड़ हो रही है, तो हम लोग देख लेते हैं, सीधा वहीं पे हम लोग कन्वर्ट करने लग जाते हैं। जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं PGAL के, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीधा का सीधा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3 कार्बन, तो हो गए टोटल 6 कार्बन। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्टली हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज का जो यहाँ हम लोग अलग मार्कर से यूज करते हैं। ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल्स होता है, वो होता है 6 कार्बन का। तो यहाँ पे टोटली हमारे पास में 6 कार्बन आ गई, और ऊपर भी हमारे पास में 6 कार्बन थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हो रहे हैं, टोटल मिला के 8 हो जाते हैं, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज हो रहे हैं, 10 हो जाते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में यहाँ रहते हैं। तो टोटल मिलाकर के 12 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको मेंशन किया है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो अब यहाँ पे एंजाइम बताना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग जो फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग एंजाइम यूज करेंगे आइसोमरेज एंजाइम।
यहाँ हम एंजाइम यूज करेंगे। मुझे लग रहा है स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है ये, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ लिख देते हैं ताकि समस्या नहीं आएगी ये, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा वाइड हो रही है, पूरा एरिया नहीं पता चल पा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है एरिया आप लोगों का आ रहा है। तो हम लोग वापस से मेंशन कर देते हैं इसके 3 मॉलिक्यूल्स को, जो PGL थे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। और हम लोगों ने कहा था कि इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये लीजिए अब मुझे लग रहा दिख जाएगा आप लोगों को आराम से। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है सीधा कर डायरेक्ट ही जा करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में। तो क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का है, तो हम लोग देखते हैं इसका जो 1 मॉलिक्यूल्स है इनटू 6 कार्बन इक्वल्स टू 6 कार्बन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं PGL के, तो हम लोग देखेंगे एक मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन हो गए, यानी कि कार्बन नंबर में हमारे चेंजेस नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था कार्बन नंबर हमारा नहीं बदलेगा, ये दोनों आ गए बराबर। अब हम लोग एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ एंजाइम आएगा आइसोमरेज एंजाइम। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम लोग ग्लूकोज में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एंजाइम आएगा जिसका नाम रहेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। हम लोग तेज लगा देते हैं पीछे। चलिए तो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा हम लोग माफ़ी चाहेंगे, स्क्रीन से बाहर चला गया था उसको शो करने के लिए। तो अब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पूरे के पूरे यूज हो चुके हैं। तो पीछे के देखते हैं, हम लोग पीछे की बात करें तो हमें पता चला कि PGL के ये 3 मॉलिक्यूल्स ये रहे और 3 मॉलिक्यूल्स ये रहे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ करके देखिए बीच में एक एंजाइम आएगा जिसका नाम रहेगा एल्डोज एंजाइम, और इसकी प्रेजेंस में ये इसको कन्वर्ट कर देंगे सीधा का सीधा फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब फ्रक्टोज भी एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, तो पहले तो ये पता लगाया जाए कि पीछे कितने कार्बन इसको बनाने में लग गए। तो हमें पता चला 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, और दोनों DHAP भी 3 कार्बन का है, PGAL भी 3 कार्बन का है। तो 3 × 3 एंड 3 × 3 इक्वल्स टू 9 और 9 + 9 = 18, यानी कि 18 कार्बन लग गए। तो हम लोग देखते हैं हमें कितने मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट भी 6 कार्बन का है तो 6 × 3 = 18। ये हमारा बन गया है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। तो जैसे ही ये हमारा फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन जाएगा, हम लोग इस फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट को क्या करेंगे, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। इससे फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ एंजाइम वैसा का वैसा जो कि हम लोग यूज कर रहे थे, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम। ये याद रखने का तरीका है बस कि जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक मतलब एक फॉस्फेट हम लोग हटा रहे हैं उसमें तेज लगा देते हैं पीछे, और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसके भी कितने रहेंगे, 6 कार्बन का है, 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे इक्वल टू 18 कार्बन रहेगा। यहाँ पे भी कार्बन नंबर कहीं, सॉरी यहाँ हम लोग अलग पेन से यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग जो एंजाइम है उसको रेड पेन से यूज कर रहे हैं, और जो कार्बन्स नंबर हैं उसको हम लोग या तो ब्लैक से या ब्लू पेन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, 6 कार्बन है इंटू 3 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 18 कार्बन। चलिए फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो है वो अभी कन्वर्ट होगा और 2 कंपाउंड बनाएगा अलग अलग। तो ये 2 कंपाउंड बनाएगा, और दोनों कंपाउंड जब ये बनाएगा तो ये क्या करेगा, एंजाइम यूज करेगा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। सॉरी रेड पेन से यूज करेंगे हम लोग, ये यहाँ यूज किया जाएगा ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। दोनों जगह यूज किया जाएगा, यहाँ पे भी यूज किया जाएगा, यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। बनेगा क्या इससे, तो हम लोग देखेंगे इससे बनेगा, एक तो बनेगा इर्थोज 4 फॉस्फेट और एक तरफ बनेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है ये कितने कितने कार्बन के होंगे। तो जो इर्थोज 4 फॉस्फेट है ये 4 कार्बन का होगा, आराम से पता चल जाएगा। और कितने बनेंगे ये भी हम लोग पता लगा लेंगे। और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये 5 कार्बन का है। अब हमारे पास पीछे 18 कार्बन है, आराम से ध्यान से देखिए,
ये 18 कार्बन है, तो हम लोग देखते हैं इर्थोज 4 फॉस्फेट हम लोगों ने बनाए 2 मॉलिक्यूल्स इनटू 4 कार्बन, टोटल हो गया 8 कार्बन। और हम लोगों ने जेलुलोज जो 5 फॉस्फेट है, ये हमारे पास में है 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन इंटू 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 10 कार्बन, तो 10 8 80 खत्म, यानी कि हमारा कार्बन नंबर एकदम एक्यूरेट चल रहा है। चलिए, तो जो ये इर्थोज 4 फॉस्फेट है, ध्यान से देखिए, इसके पास 8 कार्बन है। अभी हमारे पास पीछे रिमेनिंग क्या क्या है, हम लोग यदि रिकैप करना चाहें पीछे से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने जो था रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट लिया, जिसके हम लोगों ने जो कि 6 कार्बन का था, हम लोगों ने उसके जो है 5 कार्बन का था, हम लोगों ने उसके 6 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 30 कार्बन हो गया था, उसको हम लोगों ने 3 PGA में कन्वर्ट किया, 3 PGA को 1,3 बिस PGA में, 1,3 बिस PGA को हम लोगों ने PGL में कन्वर्ट किया, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। PGL के जो 12 मॉलिक्यूल्स थे हम लोगों ने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से उसके 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में इसके जो 3 मॉलिक्यूल्स थे PGL के, और उसको हम लोगों ने साइड में अलग रखा, और जो हम लोगों ने PGL था उसके 5 मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया DHEP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो जब ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो हम लोगों ने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया 2 और 3 की अलग अलग पोजीशंस के रूप में, अलग अलग पॉइंटों के रूप में। तो हम लोगों ने देखा कि जो 3 PGL और 3 जो DHEP थे, दोनों ने मिलकर के करीब करीब 18 कार्बन का, दोनों मिलकर 18 कार्बन के हो गए, और इन दोनों को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। फिर हम लोगों ने इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को इर्थोज 4 फॉस्फेट और जेलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इर्थोज 4 फॉस्फेट है, ये इर्थोज 4 फॉस्फेट जिसके हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 8 कार्बन है, साथ में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं DHEP के, और ये भी कितने कार्बन है, यहाँ पे है 6 कार्बन। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम रहता है सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ हम लोग बना देंगे सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है 7 कार्बन का है, तो कितने मॉलिक्यूल्स इसके बनने चाहिए, तो हम लोग पीछे देख लेते हैं। 8 और 6 हमारे पास में 14 कार्बन हो गए। यहाँ एंजाइम बीच में एल्डोज एंजाइम ही यूज कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास में यहाँ पे 14 यानी कि 14 कार्बन यूज हो गए। तो ये हमारे पास में 7 कार्बन का है, तो 7 × 2 = 14 कार्बन। कार्बन नंबर भी हमारा एकदम सही चल रहा है, संतुलित चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो सीडोहेप्टुलेज जो 1,7 बिस फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ कन्वर्ट किया गया था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया था। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा आएगा, हमें अपना पता चल जाएगा एंजाइम। जब हम लोगों ने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, तो एंजाइम बीच में लगाया गया था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे भी एंजाइम लगेगा सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम। ये है हमारा, तो हमें एंजाइम भी याद हो रहा है यहाँ पे आसानी से। कार्बन नंबर जो है वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि इन कंपाउंडों को याद रखने के लिए बताया जा रहा है ना, ताकि हम लोगों को ये कंपाउंड याद रहे, हम लोग भूले नहीं नंबरिंग के आधार पे, क्योंकि नंबर हमें आसानी से याद रह जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम आया, इसकी प्रेजेंस में सीडोहेप्टुलेज 1,7 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे पास में PGAL के अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, और 2 × 3 = 6 कार्बन, और सीडोहेप्टुलेज तो हमें पता ही है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, × 7 = 14 कार्बन। तो ये 14 और ये 6 दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिलकर के 20 कार्बन बन जाते हैं। और ये दोनों 20 कार्बन मिलकर के अब फिर से 2 कंपाउंड बनाएंगे। 2 कंपाउंड कौन कौन से बनाएंगे, एक तो ये बनाएंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, एक तो ये बनाएंगे राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे ये, और दूसरी तरफ ये बनाएंगे जाकर के जेलुलोज 5 फॉस्फेट। तो हम लोग देखते हैं दोनों 5-5 कार्बन के हैं, आराम से पता चल जाएगा। एंजाइम मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं राइबोज जो 5 फॉस्फेट है,
इसके हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स बनाए इनटू 5 कार्बन इक्वल्स टू 10 कार्बन। जेलुलोज 5 के भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इनटू 5 कार्बन इक्वल्स टू 10 कार्बन। तो 10 और 10 20, यानी कि हमारा कार्बन नंबर एकदम करेक्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पीछे क्या हुआ था कार्बन नंबर में 14 + 6 इक्वल्स टू 20 कार्बन। एंजाइम ट्रांसकेटोलेज एंजाइम, दोनों तरफ हम लोग वही एंजाइम यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रांसकेटोलेज एंजाइम ही यूज करेंगे, ट्रांसकेटोलेज एंजाइम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जेलुलोज 5-फॉस्फेट है, इसके हमारे पास में टोटल मिलाकर के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और 20 कार्बन है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर मेंशन कर देते हैं अलग से कि हमारे पास में टोटल इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं इनटू जो 5 कार्बन का है, तो टोटल 20 कार्बन हमारे पास में यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से। और राइबोज जो 5-फॉस्फेट है, इसके हमारे पास में टोटल मिलाकर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 10 कार्बन है। राइबोज 5-फॉस्फेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रिबुलोज 5-फॉस्फेट में। रिबुलोज जो है हमारा 5-फॉस्फेट में, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको रिबुलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, एंजाइम जब हमने फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, तो एंजाइम आया था हमारा आइसोमरेज एंजाइम। इसी प्रकार से यहाँ पे एंजाइम आ जाएगा आइसोमरेज एंजाइम। ये लीजिए हमारा आइसोमरेज एंजाइम है। अब एक चीज़ और कंफर्म होगी हमें यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं अभी भी हमें अब कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइक्लिंग का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पहुँच जाएं। तो अब हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोगों को रिबुलोज 5-फॉस्फेट को इसमें करना है, जो कि क्या था हमारा कंप्लीटली कंपाउंड था। चलिए दिख नहीं रहा होगा शायद मुझे आप लोगों को, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसका नाम था रिबुलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट। देखिए है तो 5 कार्बन का ही। अब इसका मतलब हमें जब रिबुलोज 5-फॉस्फेट को रिबुलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो 30 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमारे पास में तो ये बेचारा ये हमारे पास में 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं और इनटू 5 कार्बन टोटल हमारे पास में 10 कार्बन, तो हमारे पास 20 कार्बन का गैप आ रहा है। तो या तो हम लोग जेलुलोज 5-फॉस्फेट के इन 4 मॉलिक्यूल्स को ले लें, इसके साथ में अटैच कर दें और अटैच करके हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली, या फिर हम लोग इसको भी कन्वर्ट करें, जेलुलोज 5-फॉस्फेट को भी रिबुलोज 5-फॉस्फेट है उसमें कन्वर्ट किया जाए और फिर उसको इसके साथ में दोनों को अटैच करके फिर भेज देते हैं। जैसा भी मर्जी होगी हम लोग वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग रिबुलोज 5-फॉस्फेट को रिबुलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम रहेगा फॉस्फोरिबुलोकाइनेज। फॉस्फोरिबुलोकाइनेज, क्योंकि काइनेज एंजाइम जो है, आप एंजाइमों के अंदर आप लोग जानते अच्छी तरीके से, जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए, हटाने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब साथ साथ में यहाँ पे एटीपी भी यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 6 एटीपी यूज करते हैं। ये लीजिए, तो यदि इसमें से पूछे कि हम लोगों को कंप्लीटली पूछे कि अगर एटीपी हम लोग बताएं कि एटीपी कितना, यहाँ पे हम लोग टोटलिंग एटीपी यदि हम लोग काउंटिंग करें तो कितना एटीपी बताएंगे, 6 एटीपी तो यहाँ पे है। मैं देखिए उसको ब्लू पेन से मेंशन कर देता हूँ। 6 एटीपी तो यहाँ पे है, 12 एटीपी यहाँ पे है, तो हम लोग देख देते हैं 6 + 12। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की बुक हमें बताती है, क्या बताती है कि ये जो 12 NADPH होता है, इसका जो एक मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 एटीपी बनाता है। हायर क्लासेस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये अगर 12 बनाता है तो 12 × 3 = 36 और ये हो गया हमारा 18, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 54 एटीपी। तो टोटल मिलाकर के C3 साइकिल के अंदर हम लोगों ने 54 एटीपी यूज किया। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। जो फर्स्ट बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो सबसे पहले इन कार्बन नंबर पे ध्यान मत रखना। आप लोग पहले कंपाउंड याद कीजिए, कौन सा कंपाउंड बनता जा रहा है, सेकंड नंबर फिर एंजाइम याद कीजिए और थर्ड नंबर पे फिर कार्बन नंबर वहां पे रखते जाइए, मॉलिक्यूल्स कितने कार्बन, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। बस इसमें अगर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की बात की जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इसको रेगुलेशन में काम आता है, तो हम लोग जानते हैं रुबिस्को एंजाइम रहेगा सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा,
साथ साथ में यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रहेगा, साथ साथ में यहाँ पे हमारा एसिडोहेप्टेलेज 1,7 बिसफॉस्फेट रहेगा और साथ साथ में लास्ट में फॉस्फोरिबोनुक्लिनेज रहेगा। ये था टॉपिक था हमारा C3 साइकिल। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में C2, C4 और कैम साइकिल भी अच्छी तरीके से देखेंगे। साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस इसका जो चैप्टर का पोर्शन है जिसमें हम लोग थाइलेकोइड जो है, ग्रेनम या फिर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, वो हम लोग इसमें मेंशन करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट लिखिए ताकि मैं और भी वीडियो डाल सकूँ। और कहीं यदि गलती हुई है मुझसे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इंसान है, देखिए इंसान से ही गलती हो सकती है। थैंक यू।